दोस्तों ये हमारी एक धमाकेदार ट्रांसफॉर्मेशन, सिर्फ 2 महीने का फर्क है इन दोनों फोटोज में। और ये जो क्लाइंट है हमारे, ये अभी लीन गेनिंग पे है। डिपेंड करता है अगेन आपका गोल क्या है, आप कितना अपने आप को पुश करने को तैयार हो। तो इनका जो टारगेट है उस हिसाब से ये काफ़ी जल्दी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है, और मैंने हमेशा बताया कि हम बोल के आपको बताते हैं कि नेचुरल है या क्लाइंट एनहेंस्ड है। यहाँ इनिशियली आप देखोगे कि चेस्ट पहले कितनी हल्की थी और शोल्डर्स में मसल्स कितने कम थे। 2 महीने में शोल्डर्स और चेस्ट में अच्छी राउंडनेस है, फैट नहीं बढ़ा बॉडी का, इनफैक्ट कम हुआ है, क्योंकि पहले एब्स उतने प्रोनाउंस्ड नहीं थे और अब अच्छे एब्स दिख रहे हैं। तो फैट लॉस विद मसल गेन हो रहा है, आर्म्स में साइज भी ज्यादा आ रहा है, और ये बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन कही जा सकती है नेचुरल होते हुए। अगर ये क्लाइंट एनहेंस्ड होते फिर तो अभी तक पता नहीं कितना ही बदल चुके होते। बट हर एक क्लाइंट के हिसाब से अलग अलग ट्रेनिंग प्लान और अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन का गोल। अगर आपका भी कोई गोल है तो हमें डीएम कर सकते हो। ट्रेनिंग हमारी हमेशा बहुत ही किफायती दाम पे रहती है, 3 महीने 5,500 रुपए। अगर 2 इंस्टॉलमेंट्स में दोगे तो थोड़ी सी महंगी पड़ती है, पहले महीने 3,000, दूसरे महीने 3,000। डीएम कर सकते हो अगर आपको भी खुद को बदलना हो तो। दोस्तों इस बार का शेरू क्लासिक बहुत ही डिफरेंट गया है, मतलब बहुत ही कॉम्पिटिटिव गया है, क्योंकि अब अपने इंडियन एथलीट्स को देखकर ऐसा लगने लग गया है कि शेरू क्लासिक भी जीतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अगर बहुत अच्छी शेप में आ रहे हो तो क्योंकि एक ये इंडियन शो है तो आप आसानी से जीत जाओगे। पहले लेकिन फॉरेनर्स जो थे ना वो ऊपर रहते थे, अपने इंडियन बॉडी बिल्डर्स कहीं ना कहीं पीछे रहते थे। ये मेंस फिजिक डिवीजन की बात करके चल रहा हूँ। इस बार ऐसा हुआ है कि अपने इंडियन एथलीट्स बहुत तगड़े आए हैं, बट स्टिल जो नंबर 1 नंबर 2 के एथलीट्स आए ना वो इतने जबरदस्त है। अगर उनको ओलंपिया में आज उतार दिया जाए, खास तौर से इस शो के विनर अनीक घोष को अगर आज ओलंपिया में उतार दिया जाए, मैं ये बोल सकता हूँ ये एथलीट कहीं ना कहीं फर्स्ट कॉल आउट में आ जाएगा। अपने इंडियन एथलीट्स का अब ये कैलिबर है। तो इसमें हम बात करेंगे दोस्तों आज सबसे पहले अनीक घोष के साथ में। अनीक ने इस बार जो फिजिक दिखाई ये इनकी लाइफ की बेस्ट फिजिक थी। बहुत ज्यादा अच्छी बात ये हुई कि अनीक घोष इस बार श्रेडिड आए हैं, जो ये ज्यादातर आते नहीं है। अनीक के साथ में सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उनकी बॉडी ना शेप और स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो परफेक्ट मेंस फिजिक एथलीट लगते हैं हमेशा से ही, लेकिन कम कंडीशन आते थे। पर इस बार जो कंडीशनिंग इस एथलीट ने नेल करी है, जो टैनिंग ये करके आए थे प्रॉपर ब्राइटनेस और प्रॉपर शाइनिंग के साथ में, उसके बाद में बॉडी की राउंडनेस और वो स्ट्रक्चर, ये सारे कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो आसानी से देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अनीक ने वो दिखा दिए, तो इसीलिए अपना पहला प्रो शो जीतने में कामयाब हो गए, और अब ये अगले साल हमें ओलंपिया में दिखाई देंगे। अब क्या है, ओलंपिया क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं है। ये नहीं कि आपने एक शो जीत लिया और आप ओलंपिया सीधा क्वालिफाई हो गए। अब पॉइंट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं, और हर एक शो में अलग अलग किस्म से पॉइंट्स दिए जाते हैं, और इसीलिए अनीक घोष ने एक और शो खेलने का ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, जो होने वाला है 5 दिसंबर को होने वाला ताइवान प्रो। अब ऐसा नहीं कि आपने एक शो जीत लिया प्रो शो और आप ओलंपिया में क्वालिफाई हो गए। अब 2 प्रो शोज या 3 प्रो शोज भी जीतने पड़ सकते हैं, डिपेंड करता है कौन से शो में जीत करके कितने पॉइंट्स आप कलेक्ट कर रहे हो। अनीक की फिजिक का कैलिबर ऐसा था इस वाले शेरू क्लासिक में, आप इनको खड़ा करो साथ में रायन टेरी के और टॉप ओलंपियंस के, ब्रेंडन हेंड्रिक्सन जैसे एथलीट्स के, आपको समझ में आएगा कि अनीक कितने अच्छे लगेंगे। उनके साथ में भी खड़े हुए, ऐसा नहीं कि दबे हुए दिखे। ये फिजिक दिखा गए थे इस बार ऐसी है। और जितना ट्राई अनीक घोष ने इस साल किया है ना बाहर जाकर के इतने प्रो शोज खेलने के बाद में, उन सारी चीज़ों का बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला है शेरू क्लासिक में। इन्होंने कई शोज खेल लिए और इतने शोज खेलने के बाद भी अब यहाँ पे भी पीक कर गए। अनीक के प्रोटोकॉल सब बहुत ही सेट नजर आ रहे हैं। जब हम दूसरे कंपेटिटर्स के साथ इनको खड़े हुए इस लाइनअप में देख रहे हैं तो ये समझ में आएगा कि अनीक हर तरीके से वेल बिल्ड है इस चीज़ में कि कोई भी बॉडी पार्ट डोमिनेट नहीं कर रहा है। परफेक्ट एब्स दिख रहे हैं। चेस्ट इस बार इनकी काफ़ी अच्छी दिख रही है, जो हमेशा दिखती है, बट इस बार फाइबर्स दिख रहे हैं इनकी चेस्ट में। ऑब्लिक्स क्लियरली दिख रहे हैं। शोल्डर्स पॉप कर रहे हैं जब ये मेंस फिजिक का पोज खींच रहे हैं। बैक की बात करूं तो पूरे लाइनअप में इनसे ज़्यादा तगड़ी बैक तो मुझे और किसी की नहीं लग रही थी। एक इनकी बैक बहुत तगड़ी है, दूसरी वरदान की बैक बहुत तगड़ी है। वरदान पे भी आएंगे, इन्होंने तो कमाल ही करके रख दिया। और लाइनअप में बाकी सब एथलीट्स की बैक उतनी ज़्यादा कंपेटिटिव नहीं लग रही है। हालांकि यहाँ पे उमेर बहामद की बैक भी अच्छी है, बट वरदान और अनीक तो बिल्कुल टॉप पे एकदम टाइटनेस लेकर के और राउंडनेस लेकर के चल रहे हैं। तो अनीक कंप्लीट बॉडी बिल्डर थे, राउंड एंड 3D बॉडी बिल्डर है, तो इनका जीतना बनता था। यहाँ पर हम सेकंड नंबर पे आए वरदान मल्होत्रा की बात करें। वरदान का ये साल इस बार कोई बहुत खास नहीं जा रहा था। इससे पहले के शोज में कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार बिल्कुल सबकी उम्मीदों से परे जाकर के उन्होंने अपनी लाइफ की बेस्ट फिजिक दिखा दी। वरदान पे जो फ्रेम है ना, ये पूरे लाइनअप में किसी पे नहीं है। जो शोल्डर इस एथलीट का पॉप हो रहा है, जितनी छोटी इस एथलीट की वेस्ट है, वो शायद अनीक घोष से भी कहीं ना कहीं बेटर दिख रही है मुझे, तो कम से कम इन वीडियोस में बोलूंगा। मतलब वरदान मल्होत्रा इतने कैसे इंप्रूव हो गए, क्योंकि यार फ्लॉस थे इस एथलीट की फिजिक में। इस एथलीट की चेस्ट काफ़ी दबी हुई थी, फ्रेम हमेशा से बहुत तगड़ा रहा था, पर ऐसा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा राउंड पॉप होता हुआ डेल्ट दिखाई दे, इतने ज़्यादा तगड़े शार्प एब्स दिखाई दे। ये तो कुछ कमाल ही कर दिया इन्होंने।
परफेक्ट प्रोटोकॉल्स बैठे हैं इनके, पीक होने के परफेक्ट प्रोटोकॉल्स बैठे हैं इनके पूरे प्रेप के दौरान। इससे ये समझ में आता है वो एक जो मूवमेंट चाहिए था ना परफेक्शन दिखाने का, वो उन्होंने चेज कर लिया, पीक इन्होंने मिस होने ही नहीं दिए। वरदान एक ऐसे एथलीट लगते हैं मुझे, अगर ये भी जीत जाते इस बार का शेरू क्लासिक तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती। ऑल्दो वरदान से अभी पूछा गया कि क्या ये सही था, अनीक को जिता दिया गया और आपको नहीं, तो उन्होंने कहा मेरे हिसाब से तो ठीक डिसीजन दिया है जजेस ने, तो उन्होंने कुछ भी नेगेटिव बात नहीं बोली और यही होना चाहिए। इसी को कमराडरी कहते हैं कि सब एथलीट्स एक साथ चलें। कोई भी अगर हार भी रहा है तो उसके बावजूद भी उन्होंने अनीक की पूरी रिस्पेक्ट रखी है और उनको डिजर्विंग विनर ही बोला है। बट वरदान टॉप नॉच थे। अगर हम इनकी बैक की बात करें यार, बहुत अच्छे टाइट लैट्स इनके थे, ज़बरदस्त इनका शोल्डर का विड्थ आ रहा था, कहीं पे भी कोई कमी नहीं लग रही थी। अब दोस्तों इंडियन जेनेटिक्स ना परफॉर्म करने लग गए हैं। वरदान और अनीक जैसे ये बॉडीज परफेक्टली डिजर्व करती हैं ओलंपिया स्टेज पे आना, लेकिन टॉप 10 के अंदर आना। यहाँ पर हम अगले एथलीट पे चले तो उमेर बहामद आ जाते हैं। अब उमेर के पास कोई बहुत तगड़ा फ्रेम नहीं है, ना वरदान जैसा फ्रेम है ना अनीक जैसा फ्रेम है, बट उमेर की फिजिक अच्छी थी, टैनिंग ओके थी इनकी बिल्कुल, एब्स इनका कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है और इनके शोल्डर्स कोई वैसे पॉप नहीं करते जैसे दूसरे एथलीट्स के कर जाते हैं। बट उमेर एज़ कम्पेयर टू अदर एथलीट्स जो इनसे पीछे के थे उनसे बेहतर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे थे, तो उमेर यहाँ पर 3rd नंबर पे आ गए और ठीक ठाक शेप थी इनकी। हालांकि इनको उम्मीद ये थी कि ये जीतेंगे, बट ऊपर के दोनों एथलीट्स काफ़ी अच्छे थे। मे बी अगर ये हल्का सा ऑफ आते तो एकदम 4th पे भी चले जाते, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लाइनअप था ना। और 3rd नंबर इनकी एक ठीक ठाक प्लेसिंग थी, बैक इनकी काफ़ी स्ट्रांग थी ऊपर के जो 4th 5th नंबर के एथलीट्स हैं उनसे। यहाँ पर 4थे नंबर पे चलता हूँ, इसमें बिल्कुल ही एक नए एथलीट आते हैं, नाम है राम बाबू। राम बाबू एक ऐसे एथलीट बने जो अभी इन्होंने प्रो कार्ड लिया इसी शो में और एकदम से प्रो शो में कम्पीट करने आ गए इन सारे एथलीट्स के बीच और 4थे नंबर पे आ गए। यानी कि इन्होंने मनोज पाटिल तक को पीछे धकेल दिया, उनको 5th नंबर पे पहुंचा दिया। ये काफ़ी बड़ी बात है एक ऐसे एथलीट के लिए जिसने अभी अभी प्रो कार्ड लिया है। और मनोज तो ऐसे एथलीट है जिन्होंने पिछले साल शेरू क्लासिक जीता था, इस साल ओलंपिया खेल करके आए हैं, तो डिफेंडिंग चैंप थे वो इस शो के, लेकिन इस बार 5th नंबर पे आ गए। हालांकि इस बार मनोज की प्रेप इस वाले शेरू क्लासिक के लिए एकदम परफेक्ट थी, शायद लाइफ की बेस्ट फिजिक में दिख रहे थे ये, इतना ज़्यादा डेंस और मसल फाइबर्स से भरे हुए थे। बट स्टेज पे मैं बोलूँ तो स्टेज पे भी काफ़ी अच्छे आए हैं, ऐसा नहीं कि स्टेज पे कोई पीक मिस करी है, बट कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद आपके फेवर में नहीं जाती, इसलिए नहीं कि आपकी बॉडी पीक नहीं कर पाई। आप मनोज की सोलो पोजिंग देखो, इस पोजिंग को करते दौरान मुझे तो मनोज की फिजिक में सच में कोई ऐसा फ्लॉ नहीं दिख रहा था जिस वजह से वो ऑफ आए ये बोलूँ, या फिर उनकी फिजिक खराब दिख रही थी किसी चीज़ के चलते। हर जगह आपको ना टाइटनेस दिखेगी, एब्स एकदम प्रोट्रूड करते हुए दिखेंगे, चेस्ट में फाइबर्स है मनोज के, शोल्डर भी पॉप कर रहा है, बैक भी बहुत अच्छी है। बट जब हम इनको लाइनअप में खड़े हुए देखते हैं ना इन सारे एथलीट्स के साथ, तो बात ये समझ में आती है कि मनोज पीछे इसलिए शायद हो गए क्योंकि ऊपर के जो एथलीट्स हैं ना इस बार वो कुछ ज़्यादा ही तगड़ी फिजिक दिखा गए। उनका जो फ्रेम है ना, देखो मनोज की वेस्ट वाइड है, ये हम सब लोगों को पता है। ऊपर के एथलीट्स वरदान हो गए, अनीक हो गए, ये बहुत नैरो वेस्ट कैरी करते हैं मनोज के कंपैरेटिवली। इनकी बैक भी बहुत अच्छी है, इनके शोल्डर भी ज़्यादा पॉप कर रहे हैं, तो मनोज यहाँ पर फ्रेम में तो डेफिनेटली इनसे पीछे है। टैनिंग की बात करूँ और पॉप करते हुए हार्डनेस की बात करूँ तो उसमें भी वरदान बहुत अच्छे हैं, अनीक एकदम हार्ड है। तो मनोज इनके कंपैरिजन में जब आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं फेड दिख रहे हैं, लेकिन मनोज मुझे कोई ऐसा नहीं बोलूँगा कि ऑफ आए थे, मैं तो बोलूँगा बल्कि पिछले साल से अभी ज़्यादा मुझे मनोज पाटिल हार्ड दिख रहे हैं, ज़्यादा पील्ड दिख रहे हैं। अब ये वीडियोज़ में हो सकता है मैं देख करके गलत जज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। पिछले साल ये था कि फुलनेस बहुत ज़्यादा थी जब ये कंपेरिजन में खड़े हुए थे, बट इस बार का लाइनअप देख रहे हो, ये पिछले साल का लाइनअप ऐसा था ही नहीं। इस कॉम्पिटिशन को ना मैं बोलूँगा आज तक का सबसे ज़्यादा कंपेटिटिव शेरू क्लासिक का कॉम्पिटिशन है ये मेंस फिजिक का। इसको आप जीत कर दिखाओ, अच्छे से अच्छा फॉरेन कंट्री का एथलीट आ जाएगा ना, जैसे ब्रेंडन हेंड्रिक्सन जैसे एथलीट्स, ये उनके लेवल का लाइनअप है। ये टॉप 2 एथलीट्स को तो देख करके यही बोलूँगा, और मैं कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, ये जो चीज़ें देख रहा हूँ ना पहली बार होते हुए, इसीलिए शॉक हो रहा हूँ क्योंकि 2 ऊपर के एथलीट्स बड़े तगड़े आए। हमारे सारे इंडियन एथलीट्स ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और आप ये समझ के चलो कि टॉप 5 में किसी और कंट्री के एथलीट को आने भी नहीं दिया। बाकी और बहुत सारे एथलीट्स हैं, और अपने जैसे जितने भी एथलीट्स हैं, दिलीप कुमार हो गए यानी डेल्टा दिलीप, सीधा 14वीं पोजीशन, अजीत राजा 16वें नंबर पे। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो जो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने बहुत ही सीरियस एथलीट्स को कवर करा था जिनके ऊपर आने के आसार मुझे लगते थे, और वही ज्यादा करके हुआ भी है। बाकी हरविंदर सिंह भी काफी पीछे 16वें नंबर पे चले गए, बट ये ऊपर आ सकते थे, इनकी बॉडी में अच्छी हार्डनेस है, पील्ड दिखाई दे रहे हैं, कोई ऑफ नहीं आए, ये मजेदार कॉम्पिटिशन लगा। हम यहाँ पर दोस्तों एक और कॉम्पिटिशन की बात कर लेते हैं जो इसी के साथ हुआ, वो था जापान प्रो, और इसके अंदर हमें पता है जीत चुके हैं शॉन क्लैरिडा से अभी ये पूछा गया क्योंकि अब ये ना इसको जीत करके अगले साल के ओलंपिया के लिए क्वालिफाइड है मेंस ओपन के लिए। तो इनसे पूछा गया कि अब आप मेंस ओपन में खेलोगे
या 212 में खेलोगे? दोस्तों क्लैरिडा का जवाब इतना यूनिक था जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। मुझे लगा शायद ये अब मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग में ही खेलने वाले हैं। इन्होंने बोला मैं दोनों डिविजन्स में खेलना चाहता हूँ अगर फेडरेशन अलाउ करे तो ये तो बड़ा यूनिक है। मतलब 212 में भी खेलेंगे, फिर थोड़ी देर बाद मेंस ओपन में खेलेंगे, फिर दोनों के प्री जजिंग और फाइनल्स होंगे मेंस ओपन के, 212 के प्री जजिंग और फाइनल्स। यानी एथलीट 2 दिन के समय में 4 बार खेलने की बात कर रहा है। ये पहली बार होगा अगर अलाउंस इनको मिलती है। ये काफ़ी यूनिक चीज़ है। और क्लैरिडा क्योंकि ऐसे एथलीट है जो 212 के अंदर भी बहुत ही पीछे रहते हैं वेट लिमिट में। ये 180 LBS 184 LBS के आसपास तो 212 में खेलते हैं, तो इनके लिए 212 और मेंस ओपन एक ही जैसी बात है। पर अब जो इस एथलीट का पोटेंशियल होता जा रहा है ना, जिस हिसाब से इस एथलीट ने इस साल इंप्रूवमेंट्स करे हैं, बहुत कम लोगों ने बात करी है, हम कर लेते हैं। इनके बाइसेप्स अब पहले से ज़्यादा पीकी है, इनके लैट्स अब पहले से बहुत ज़्यादा वाइड है। इस इतने छोटे फ्रेम पे इतने वाइड लैट्स कैरी करना कोई एथलीट नहीं कर पाया है आज तक। ये एथलीट अब इतना परफेक्ट हो गया है कि मेंस ओपन बॉडी बिल्डर्स को चुनौती दे सकता है ओलंपिया लाइनअप में। मैं ये नहीं बोलूंगा फर्स्ट कॉल आउट में आ सकते हैं, लेकिन चांसेस हैं कहीं ना कहीं 6th 7th नंबर पे आने की भी। और अगर पीक कर गए ना तो कहीं ना कहीं वहीं 5th नंबर पे भी आ जाएंगे और फिर साथ में 212 भी खेलते हुए दिखाई दे जाएंगे। कितना मजेदार होगा। क्लैरिडा को फिलहाल इस वाले शो को जीतने के मिले हैं $16,000, जो कोई खास है नहीं। तो देखते हैं अगले साल क्या होता है इनका। अगर ये ऐसा करते हैं तो इनकी बात होगी और ये एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन जाएंगे नेक्स्ट 2026 के ओलंपिया के लिए। बाकी शो की लाइटिंग इतनी पुअर थी, बस डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा ऑडियंस अगर इस शो को देखने जो गई होगी। प्रमोटर्स बाहर के कंट्री के ना पता नहीं किस तरीके से लाइटिंग करते हैं, किस तरीके से जो टेक्नीशियंस पीछे काम कर रहे हैं वो क्या देखते हैं। अच्छी वीडियो क्वालिटी आपको मिलती नहीं है। इससे अच्छा तो शेरू क्लासिक में आप देखो, आज भी हम लोग लाइटिंग अच्छी मेंटेन करते हैं, अच्छी क्वालिटी की इमेजेस और वीडियोस हमारे सामने रहती है। बट इन बाहरी शोज़ में, चाहे मैं बोल रहा हूँ कम बजट के शोज़ होते हैं, बट लाइटिंग तो अच्छी होनी चाहिए। शॉन क्लैरिडा जैसे लोग खेल रहे हैं, बट नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे। बाकी इसके बाद हमारे सबसे स्पेशल बॉडी बिल्डर मनोज सरंगापानी के बारे में बात करना चाहूँगा। इस एथलीट ने अपना डेब्यू करा है इस शो में और दोस्तों मैं ये बोल सकता हूँ कि बेस्ट डेब्यू है ये। क्रेजी पील्ड आया है ये एथलीट अपने पहले ही प्रो शो में ओपन क्लास के अंदर। नई मसल्स पैक ऑन करी, पर नई मसल्स का मतलब कई बार ट्रांसलेट नहीं होता है क्वालिटी में। इस एथलीट ने वो ट्रांसलेट कर दिखाया है। मनोज अच्छी शेप में आए थे, डेंस तो दिख ही रहे, लेकिन परफेक्टली पील्ड बॉडी के साथ में आए थे। जो मसल्स हैं जितनी है वो बहुत अच्छे से डिस्प्ले कर गए, इसीलिए अभी 11th प्लेसिंग पे आ गए। ये बड़ी बात होती है, फॉरेन कंट्री के एथलीट्स में खेल रहे हो आप, एकदम ओपन क्लास बॉडी बिल्डर्स के बीच में 11th आना। जिस हिसाब से ये एथलीट हमेशा अपनी फिजिक दिखाता है ना, हमेशा ये इन शेप दिखते हैं ना, चाहे क्लासिक में भी खेलते थे तब भी, ये बहुत ब्राइट फ्यूचर आगे होल्ड कर रहे हैं। ऐसे एथलीट है जिनके बारे में ज़्यादा कोई बात तो करता है नहीं, ना ही किसी कंट्रोवर्सी में फंसते हैं, बस अपना काम करते चले जाते हैं चुपचाप, और रिजल्ट हमारे सामने है। हालांकि इनको उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला जितना कि शेरू क्लासिक में खेलने वाले एथलीट्स को मिलता है, बट ये एथलीट ऐसे ही करता रहेगा ना तो एक्सपोजर छोड़ो, ये एथलीट बहुत ही ऊपर जाने वाला है। बाकी दोस्तों ये ऐसा शो था, लाइटिंग तो खराब थी पर इतना ज़्यादा धुंधला दिख रहा है, ऐसा लग रहा है शो जो है ये दिल्ली में करा रखा है। AQI 1000 चला गया तो विजिबिलिटी गिर गई है। और वैसे भी ये देखो कैमरा में एक दूसरे के फ़ोन से भी रिकॉर्ड होते हैं, तो ये भी एक रीज़न है, बट शो की लाइटिंग इससे कोई अच्छी साबित नहीं होने वाली है। और लाइव स्ट्रीमिंग भी ना एक्चुअली में इतनी पुअर होती है तो ये ओरिजिनल लाइव स्ट्रीमिंग की क्वालिटी भी हो सकती है। मैं तो भरोसा कर सकता हूँ क्योंकि बहुत शोज़ देख लिए इतनी ख़राब लाइव स्ट्रीमिंग के साथ होते हुए। और ऐसे शोज़ जहाँ पर कि इतने बड़े एथलीट्स खेल रहे हो, सारा पैसा लगता है वही है एथलीट्स को बुलाने पे खर्च कर देते हैं कि लाइटिंग के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, ऑडियंस को अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए इनके पास कुछ रहता ही नहीं है। बाकी मनोज की बॉडी की एक बार फिर से बात करो, इनकी कंडीशनिंग एकदम आसान तरीका है देखने का, इनके एब्स से पता लग जाएगी। जिस तरीके के ये पक्के एकदम पत्थर वाले एब्स लेकर आए हैं, इनकी बॉडी एकदम पील्ड थी, टैनिंग एकदम परफेक्ट है, बॉडी एकदम ड्राई है, कहीं पे कोई ये नहीं कि वाटर कैरी कर रहे हो। बस इस एथलीट को अब चाहिए समय, और समय जितना मिलेगा ये एथलीट उतनी ही मसल्स पुट ऑन करेगा, शोल्डर्स और बड़े हो जाएंगे तो और मज़ा आएगा। बैक डबल बाइसेप करते वक्त में शोल्डर्स है ना वो बेहद स्ट्राइटेड है। अब हो सकता है इस फुटेज में क्लियर ना दिख रहा हूँ मैंने, लेकिन कई फुटेजेस ऐसी देख ली जिसमें कि वेल स्ट्राइटेड शोल्डर है इनका, आर्म्स पीकी है। कमी का है अब बैक में साइज और चाहिए, लोअर बॉडी यानी ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स और बड़े होने चाहिए। फ्रंट से बात करें, लेग्स अच्छे थे, ऐसा नहीं है कि लेग्स बैलेंस में नहीं थे, बस अब साइज़ वहाँ पर और चाहिए। सामने से लैट्स और बड़े होंगे तो बॉडी ज़्यादा वाइड दिखेगी इस एथलीट की, इसमें समय लगेगा
ऑलरेडी मनोज ने अच्छा समय लगा करके एक ठीक फुलनेस, एक साइज अटेन कर लिया है। क्लासिक से मेंस ओपन में ट्रांजिशन करना आसान नहीं होता, और वो भी एक इंडियन एथलीट के लिए, और एकदम से पहले शो में इतना पीक करना, इतना तगड़ा पीक करना, 11th प्लेसिंग पे आना आसान नहीं होता है। जो उन्होंने करा है वो सैल्यूट करने लायक है। अब बस समय, इस एथलीट को अब 1-1.5 साल और चाहिए, उसके बाद मैं तो ये बिलीव करता हूँ मनोज सरंगापानी एक बहुत फेमस, एक ऐसे के कवर करेगा हर कोई इनको, बस इनकी बात होगी। ये ऐसे एथलीट बनने के पूरे एक रास्ते पे निकल चुके हैं। मैं बहुत भरोसा करता हूँ इस एथलीट पे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इनको 11th प्लेसिंग के लिए। आने वाले समय में जितना ज़्यादा ये बड़े होंगे साइज़ में, जितनी क्वालिटी, सेम क्वालिटी के साथ में जितना साइज़ इंक्रीज़ करेंगे, उतना ये एथलीट आगे पहुँचेगा। ये एथलीट डिज़र्व करता है आगे जाना। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन इनको। अब हम चलते हैं दोस्तों वापस से, एक बार फिर से बात करते हैं शेरू क्लासिक की, लेकिन अब हम बात करेंगे क्लासिक फिजिक डिवीजन की। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों इस बार क्लासिक फिजिक डिवीजन में कोई भी एथलीट हमारा ऐसा नहीं था जो टॉप 2 में भी रहा हो। पिछले साल आनंद यादव जो जीते थे इस क्लासिक डिवीजन को, वो इस साल 10th आ रहे हैं, तो पीक नहीं कर पाए प्रॉपरली। दीपक नंदा वो अच्छे थे इस साल, लेकिन हमने उनको और ज़्यादा बेटर देखा है पास्ट में। वो बहुत ज़्यादा हार्ड और एकदम शार्प आते हैं। और भी एथलीट्स हैं जो कुछ खास कर नहीं पाए क्लासिक में, सबने मुझे लग रहा है पीक मिस करी है, सबके सब इसलिए ही बहुत नीचे नीचे चल रहे हैं। तो ये डिवीजन ऐसे जिसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाए इस बार, ये अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई। तो अब अगला शेरू क्लासिक जो दिल्ली में होगा, तब तक के लिए रुकना पड़ेगा इन सारे एथलीट्स को, क्लासिक फिजिक एथलीट्स को, ताकि जो गलतियां करी हैं उसको सुधार सके, और सबसे बड़ी बात है इंप्रूवमेंट्स कर सके। अब डिवीजन में कौन एथलीट किस वेट कैप तक आ चुका है वो तो नहीं पता, क्योंकि सारे एथलीट्स एकदम से वेट कैप टच करने लग जाते हैं। क्लासिक की प्रॉब्लम यही है, इसीलिए इंप्रूवमेंट का रेट वहीं रुक जाता है इस डिवीजन में आते ही। तो इस डिवीजन में खेलना बहुत बड़ी बात है। इस बार क्लासिक में तो हम लोग नहीं कर पाए कुछ भी, बट हाँ मेंस फिजिक डिवीजन में हम सारे लोग चमके हैं, मैं तो ये बोलूँगा। और ये कंपटीशन अच्छा गया, पर शेरू की इस बार पॉपुलैरिटी काफ़ी नीचे थी, कुल मिलाकर के बात ये है। बाकी आपको क्या लगता है इस बार इन कॉम्पिटिशन्स के बारे में ज़रूर लिखना। एक बार वापस लौट करके अगर हम आए जापान प्रो पे, और शॉन क्लैरिडा की अगर बात करें ना, तो शॉन बहुत हार्ड थे इस बार। मतलब शॉन ने जो पीक लास्ट शो में मिस करी थी, उसका पूरा बदला निकाला इस बार इस जापान प्रो को जीत करके। अच्छे आए थे, मतलब सही में ओलंपिया लेवल की फिजिक थी, बट वो लाइटिंग इतनी ख़राब है कि लगेगा ही नहीं ऐसा। तो ये थे सारे शोज़, और अब बहुत समय बाद होगा कोई बड़ा प्रो शो। सच बताऊं तो आर्नोल्ड क्लासिक से पहले अभी अब कोई शो नहीं है। फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको अगर ट्रांसफॉर्म होना हो तो हमें कांटेक्ट कर लेना, डीएम करना इस वाले इंस्टाग्राम आईडी पे, और फिर अपनी एक नई जर्नी आप हमारे साथ में शुरू कर सकते हो। बस दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।